हेलो फ्रेंड्स, हम अभी तक मध्य प्रदेश की 2 क्लासेस ख़त्म कर चुके हैं और मध्य प्रदेश की जो क्लास स्टार्ट करी थी उसमें पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का गठन क्यों हुआ। 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश का गठन किया गया वो क्यों हुआ, इसके पीछे हमने पूरा कारण जाना था। तो उसमें हमने राज्यों का पुनर्गठन पूरा टॉपिक पढ़ लिया था। उसके बाद हमने करा था मध्य प्रदेश का गठन स्टार्ट 1 नवंबर 1956 से। तो 1 नवंबर 1956 से लेकर हम 1 नवंबर 2000 तक आ गए थे। ठीक है ना, देखना क्या देख रहे हैं हम, तो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का परिचय। मध्य प्रदेश के गठन या स्थापना की बात करते हैं हम, तो इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, 1956 को। ठीक, जबकि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ है? तो मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है वो हुआ है 1 नवंबर 2000 को। या आप बोल सकते हो कि मध्य प्रदेश को वर्तमान स्वरूप कब दिया गया है? तो वर्तमान स्वरूप जो दिया गया है 1 नवंबर 2000 को दिया गया है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के अन्य नाम क्या क्या है? तो मध्य प्रदेश के अन्य नाम की यदि मैं बात करता हूँ तो अन्य नाम मध्य प्रदेश को हम कहते ही है। साथ में हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, तेंदु पत्ता प्रदेश, वनों का प्रदेश, हीरा राज्य, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य, सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला राज्य। ठीक इस प्रकार से इसके अन्य नाम दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह की बात करें हम, देखो प्रतीक चिन्ह में वृक्ष, बरगद, पशु, बारहसिंगा, पक्षी, शाहबुलबुल, नाट्य, माचा, नृत्य, राई, फल, आम, फसल, सोयाबीन, खेल, मलखंभ। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो मलखंभ घोषित हुआ है ये हुआ है 2013 में। मछली, महाशिरा, और महाशिरा को कब घोषित किया गया है? 2011 में। दूसरी बात, एक विशेष ध्यान रखना, प्रतीक चिन्ह जो है ये पूरे हमने पढ़ लिए। उसके बाद ये 3 प्रतीक चिन्ह जो है वृक्ष, पशु और पक्षी, इन तीनों को मध्य प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कब शामिल किया गया? तो मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर। कब किया गया था? 25वीं वर्षगांठ पर 1 नवंबर 1981 को। तो प्रतीक चिन्ह को कब शामिल किया गया है? तो 1 नवंबर 1981 को प्रतीक चिन्हों के रूप में शामिल किया गया। यहाँ तक आ गया समझ में आप लोगों को? प्रतीक चिन्ह देख लिया हमने। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जो राजधानियाँ। इसे तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो क्या है? भोपाल। प्रशासनिक राजधानी जो है भोपाल है। संगीत राजधानी मैहर है। संस्कार राजधानी जबलपुर। और व्यावसायिक राजधानी जो घोषित की गई है वो कौन सी है? इंदौर। इसके बाद में जो मध्य प्रदेश गान है सुक्का दाता सुक्का साथी, इसके अगर रचनाकार देखा जाए तो इसके रचनाकार है महेश श्रीवास्तव। संगीतकार कौन है? संगीतकार है आदेश श्रीवास्तव। गीतकार शांतनु मुखर्जी है, जिनको शान भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे इसके हम देखते हैं, वो देखेंगे जो भौगोलिक स्थिति, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करता हूँ मैं, तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री
30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल की यदि बात करता हूं तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो आप पढ़ते हो 308, 252, कहीं पर पढ़ोगे आप 308, 245। ये 7 किलोमीटर का जो अंतर है, इस अंतर का रीजन क्या है? तो इस अंतर का जो रीजन है, अमरकंटक पर स्थित किरार घाटी। ये किरार घाटी विवाद में रहा था, बाद में छत्तीसगढ़ जो है उसमें शामिल कर लिया गया। तो ये किरार घाटी के विवाद के कारण ही क्या था, तो क्षेत्रफल जो है वो कम ज़्यादा हुआ है। संपूर्ण भारत की यदि बात करें कि कितना परसेंट है, तो 9.38%। 1 नवंबर 2000 के पहले की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य था, परंतु 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश की ये दोनों, एक तो स्थिति देखा हमने और दूसरा हमने क्षेत्रफल देखा। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो किन किन राज्यों को टच करती है ये देखते हैं हम। तो सबसे ज्यादा जो टच करती है वो उत्तर प्रदेश को टच करती है। मध्य प्रदेश के 13 जिले जो है वो किसकी सीमा को टच करते हैं? तो 13 जिले जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। फिर राजस्थान की सीमा को 10 जिले, गुजरात की सीमा को 2 जिले, छत्तीसगढ़ की सीमा को 6 जिले और महाराष्ट्र की सीमा को 9 जिले। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों को यदि देखा जाए तो सीमावर्ती राज्यों की संख्या जो है 5। सबसे अधिक किस राज्य की सीमा टच करती है? तो उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम किसकी टच करती है? तो गुजरात की। सबसे कम, सबसे अधिक। मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है, मतलब ऐसा राज्य जिसकी कोई भी सीमा समुद्र को नहीं छूती है, उसके आसपास भी राज्य, उसको भू आवेष्टित राज्य कहते हैं। मध्य प्रदेश का मैप देखा था आपने। मध्य प्रदेश का यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का आकार कैसा दिखाई देता है, तो मध्य प्रदेश का आकार जो होता है वो बैठे हुए ऊंट की तरह दिखाई देता है। ऊंट, या इसी को बोला जाता है ज्यामितीय आकार। यहाँ तक की स्थिति क्लियर। सबसे पहले हमने भौगोलिक स्थिति देखी। भौगोलिक स्थिति में क्या देखा हमने? तो इसका उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर देखा। 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 308, 252 या 308, 245। 308, 252 या 308, 245 7 किलोमीटर का अंतर क्यों है? तो वो इसलिए 7 किलोमीटर का अंतर क्योंकि अमरकंटक पर स्थित किरार घाटी जो था वो विवाद में रहा था, इसको छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया। फिर हमने देखा इसका आकार कैसा होता है, तो मध्य प्रदेश का जो आकार है वो बैठे हुए ऊंट या ज्यामिति के प्रकार का। अब हम मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों को देखते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में है उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में अगर देखोगे आप तो राजस्थान, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में है महाराष्ट्र। यहाँ तक। फिर हमने जिले देख लिए कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के कितने जिले मिलते हैं, तो 13 जिले। उसके बाद महाराष्ट्र को कितने जिले छूते हैं, तो 9 जिले, राजस्थान को 10 जिले, गुजरात से 2 जिले और छत्तीसगढ़ से 6 जिले। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के आसपास की स्थिति देखी। और ये जो जिले लिखे हैं मैंने, ये आपको मैं अगले जो वीडियो रहेगा, अगले टॉपिक में आपको पूरे समझा दूंगा मैं।
ये भौगोलिक स्थिति देखी थी हमने। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बात करता हूं मैं, तो मध्य प्रदेश पूरी तरह से कृषि प्रधान प्रदेश है। कैसा है? तो मध्य प्रदेश जो है वो है कृषि प्रधान प्रदेश। मध्य प्रदेश सोयाबीन और दलहन में पूरे भारत में प्रथम उत्पादन के हिसाब से प्रथम राज्य है। अगर खनिज की मैं बात करता हूं तो खनिज हीरा और तांबा जो है उसमें भी क्या है, तो प्रथम स्थान पर। मैं जलवायु की बात करता हूं तो जलवायु कैसी है मध्य प्रदेश की? तो मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश की यदि मैं जलवायु की बात करूं तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। पर सबसे ज़्यादा या इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ध्यान रखना जो एग्जाम के पर्पज से है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे अच्छी जलवायु, ठीक, या सम जलवायु जो है वो किसकी है? तो सम जलवायु जो है वो पाई जाती है मालवा की। और मालवा की जो जलवायु है, मालवा के पठार की, जो विश्व के यात्री थे उसमें था फाहियान। फाहियान ने मालवा के पठार की जो जलवायु है उसको ये कहा है कि ये विश्व की सबसे अच्छी जो जलवायु पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो मालवा में पाई जाती है। विषम जलवायु की यदि हम बात करते हैं, सम जलवायु मतलब ना तो गर्मियों में अधिक गर्म ना ठंड में अधिक ठंडी। विषम जलवायु की मध्य प्रदेश में यदि आप बात करोगे कि विषम जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो विषम जलवायु के मुख्यतः दो प्रदेश है। जब हम प्रदेश पढ़ेंगे भौगोलिक आधार पर तो उसमें हम देखेंगे, एक तो है मध्य भारत का पठार और दूसरा है बुंदेलखंड का पठार। इन दोनों जगह में क्या, तो गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंडी पड़ती है। आगे हम देखते हैं जलवायु के बाद यदि मैं मिट्टी की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मिट्टी जो है वो कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मिट्टी या सबसे ज़्यादा मिट्टी या किसका वर्चस्व मिट्टी के तौर पर, तो काली मिट्टी जो है उसका वर्चस्व सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो वनस्पतियाँ पाई जाती है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय। जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है तो उष्णकटिबंधीय ही क्या पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ भी पाई जाएगी। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हो तो आपको 3-4 फैक्ट है। अब यहाँ पर ये 4 फैक्टों को हम पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में और सभी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। यदि पूछा जाए कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, क्या पूछा जाता है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु, तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु जो है वो है मंगलनाथ। कहाँ है मंगलनाथ? उज्जैन। पहली बात। दूसरा, अगर ये पूछा जाता है अखंड भारत, अखंड भारत का केंद्र बिंदु अगर देखा जाए तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु जो है वो है बरसाली, और बरसाली है बैतूल। अविभाजित भारत का पूछा जाए कि अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु करौंदी कटनी। वर्तमान भारत का अगर पूछा जाए कि वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु जो है वो है विदिशा। और मध्य प्रदेश का यदि केंद्र बिंदु पूछा जाए कि एमपी का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है वो है सागर। यहाँ तक हमने सामान्य जानकारी देखी, आगे भी कुछ सामान्य जानकारी मैं बता रहा हूँ आपको।
सबसे पहले हमने जो सामान्य जानकारी के अंतर्गत पढ़ा था वो मध्य प्रदेश का परिचय देखा था हमने। मध्य प्रदेश के परिचय में मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन या वर्तमान स्वरूप कब दिया गया? 1 नवंबर 2000 को। फिर हमने देखा मध्य प्रदेश जो है उसके अन्य नाम देखे हमने, तो मध्य प्रदेश के अन्य नाम में क्या क्या आ गए? हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, ठीक। उसके बाद हीरा प्रदेश, टाइगर स्टेट, तेंदुपत्ता राज्य, नदियों का मायका, ठीक ना, सर्वाधिक वनों वाला राज्य, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य, सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला राज्य, तो ये इसके अन्य नाम देखे। फिर हमने उसके बाद देखा राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो राजकीय प्रतीक चिन्ह में हमने देखा था कि वृक्ष बरगद, पशु बारहसिंगा और पक्षी शाहबुलबुल। शाहबुलबुल को क्या बोला जाता है? तो पैराडाई फ्लाई कैचर भी कहा जाता है, दूधराज भी कहा जाता है। पशु, पक्षी और वृक्ष, इन तीनों को मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ 1 नवंबर 1981 को घोषित किया गया। बाकी जो थे वो पहले से ही घोषित थे। 2013 में खेल मलखंभ घोषित किया गया। 2011 में क्या? तो 2011 में मछली महाशिरा को घोषित किया गया था। उसके बाद नाट्यमाचा, नृत्य राई, फल आम, फसल सोयाबीन, ये हमने पूरा देखा। इसके बाद हमने राजधानियाँ देखी मध्य प्रदेश की, फिर मध्य प्रदेश गांव देखा। इसके बाद हम आए मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर। तो मध्य प्रदेश आर्थिक स्थिति के आधार पर कृषि प्रधान राज्य है, और हमने देखा कि जो फसल है उनमें सोयाबीन और दलहन, इन दोनों में क्या है? तो इन दोनों में प्रथम स्थान पर है। साथ में हीरा और तांबा खनिज में भी क्या है? प्रथम स्थान पर है। फिर हमने जलवायु देखी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। सबसे अच्छी जलवायु विश्व की फाइयान के द्वारा किसकी बताई गई है? तो मालवा की जलवायु सबसे अच्छी जलवायु बताई गई। विषम जलवायु कहाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में? तो मध्य भारत के पठार और बुंदेलखंड दोनों जगह में विषम जलवायु पाई जाती है। उसके बाद हमने देखा मध्य प्रदेश में मिट्टी कितनी? तो लगभग 47 मिट्टियों के प्रकार अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की पाई जाती है। उसमें से 43 से लेकर 47% तक काली मिट्टी जो है वो पूरी तरह से फैली हुई है। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में वनस्पतियों की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में वनस्पति उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसके बाद हमने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखेंगे वर्षा के हिसाब से। फिर हमने देखा कि केंद्र बिंदु की यदि बात करते हैं तो मध्य प्रदेश खुद केंद्र में है। तो सभी केंद्र बिंदु कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। सबसे पहले हमने देखा कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन में है। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है? करौंदी कटनी में है। अखंड भारत का कहाँ है? बरसाली बैतूल में है। ठीक। उसके बाद वर्तमान भारत का कहाँ पर है? विदिशा में है। मध्य प्रदेश का कहाँ पर है? सागर में। तो ये हमने केंद्र बिंदु तक इसको पूरा समझ लिया है। अब मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में ही हम देखेंगे राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति मतलब सीटों का बंटवारा देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की यदि मैं बात करता हूं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो टोटल मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 230 सीटें हैं। आप एक और वर्ड लिखते हो 230 + 1। विधानसभा में 230 + 1 मतलब क्या? तो 230 विधानसभा की सीटें +1 भी विधानसभा सीटें, पर ये आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए क्या है? तो आरक्षित होती है। विधानसभा की 230 सीटों में यदि कोई भी आंग्ल समुदाय का व्यक्ति चुनकर नहीं आता है तो इस एक व्यक्ति की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, जो एंग्लो इंडियन। परंतु ध्यान रखना, वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 के द्वारा आंग्ल समुदाय की आरक्षित सीट को समाप्त कर दिया गया है। मतलब वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें पूछे तो 230 है। अगर मैं बात करूं अविभाजित मध्य प्रदेश की, तो अविभाजित मध्य प्रदेश में टोटल 320 सीटें थी 2000 तक। 2000 के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों अलग अलग हुए। मतलब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। तो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ को हमने 90 सीटें दे दी। तो मध्य प्रदेश के पास टोटल सीटें कितनी बची? 230 सीटें। 230 सीटें जो है, इन 230 सीटों का यदि आप बंटवारा देखते हो कि कितनी आरक्षित सीटें हैं, तो 3।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की मैं बात करूं तो 47 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश में 35 सीटें विधानसभा की, और बाकी की 148 जो है वो अनारक्षित है। अनारक्षित सीटें कितनी हैं? 148। इस प्रकार से सीटों का बंटवारा है। दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए कि विधानसभा की सीटें जो है या लोकसभा राज्यसभा इनकी सीटें जो है वो 2026 तक यथास्थिति कर दी गई है। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया है कि 2026 तक विधानसभा लोकसभा की सीटें यथावत रहेगी, मतलब इनको बढ़ाया नहीं जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से देखो, हमने सबसे पहले विधानसभा देखा। अविभाजित मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी थी? 320 थी, जिसमें से 90 हमने छत्तीसगढ़ को दे दी। मध्य प्रदेश में 230 सीटें बची। 230 प्लस 1 बोलते थे क्योंकि एक सीट आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित थी। अगर 230 सदस्यों में से कोई भी व्यक्ति या आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति चुनकर नहीं आता था तो राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता था। परंतु 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा आंग्ल भारतीयों की सीट जो थी उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मतलब वर्तमान में मध्य प्रदेश में सीटें कितनी बची है? 230। इनमें मैं आरक्षित की बात करता हूं कि आरक्षित सीटें कितनी है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है, अनुसूचित जाति के लिए 35 है, और अनारक्षित सीटें जो है वो कितनी है? 148 सीटें। ये तो विधानसभा की बात हुई। दूसरी यदि मैं बात करूं तो लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सीटें जो है वो है 29। अविभाजित मध्य प्रदेश में टोटल जो लोकसभा सीटें थी वो थी 40, जिसमें से 11 सीटें हमने किसको दे दी? छत्तीसगढ़ को। मध्य प्रदेश के पास कितनी बची? 29 सीटें। 29 सीटों में यदि आरक्षण की बात करता हूं कि आरक्षित सीटें कितनी है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित है वो टोटल है 6। इन 6 सीटों को देख लो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है, और आए हैं। एमपी पुलिस में पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए थे, ठीक है ना। देखना, बैतूल, धार, रतलाम, खरगोन, शहडोल और मंडला, ये 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है 29 में से, और 4 सीटें जो है वो आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए कौन कौन सी है? तो अनुसूचित जाति के लिए देवास, शाजापुर, उज्जैन, टीकमगढ़ और भिंड, ये 4 सीटें जो है लोकसभा की वो आरक्षित है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए। यहाँ तक समझ में आया? देखो, हमने 2 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटों का आरक्षण देखा हमने। 84वां संविधान संशोधन समझा, 104वां संविधान संशोधन समझा। उसके बाद हम आए लोकसभा पर। लोकसभा की टोटल सीटें वर्तमान में मध्य प्रदेश की कितनी है? 29 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 6, अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटों का आरक्षण है। 6 सीटों का आरक्षण कहाँ कहाँ पर है? तो बैतूल, धार, रतलाम, खरगोन, शहडोल और मंडला, ये 6 सीटों का आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटों पर आरक्षण है, देवास, उज्जैन, टीकमगढ़ और भिंड। राज्यसभा की सीटें वर्तमान में देखते हैं मध्य प्रदेश में, तो वर्तमान में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो है 11। अगर अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो अविभाजित मध्य प्रदेश में, मतलब जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था या 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश में राज्यसभा की टोटल 16 सीटें थी, जिसमें से हमने 5 सीटें छत्तीसगढ़ को दे दी, तो मध्य प्रदेश में कितनी बची? 11 सीटें। राज्यसभा की सीटों पर आरक्षण नहीं होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति। ये तो राजनीतिक स्थिति देखी हमने। आगे देखो, मध्य प्रदेश जो है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। उन 8 राज्यों में एक मध्य प्रदेश है, ठीक, बीचों बीच से जाती है। मध्य प्रदेश के कर्क रेखा पर टोटल कितने जिले हैं? 14 जिले। इन 14 जिलों को हम देखते हैं कौन कौन से। तो
सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं, रतलाम। रतलाम के बाद इधर से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखना, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। हो गए टोटल 14 जिले। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 और 14। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है कर्क रेखा? तो मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से गुजरती है। ये मध्य प्रदेश की हम भौगोलिक स्थिति में हमको देखना था, पर वहाँ हम छोड़ दिया था, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको। यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आ गया है। अब इसके आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि मध्य प्रदेश की जो सीमावर्ती राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये हमने देखे थे। तो उनमें कौन कौन से जिलों की सीमा टच कर रही है वो आपको मैं मैप के द्वारा बता रहा हूँ। यहाँ तक आपको आ गया समझ में, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखना, यहाँ पर हम देखते हैं तो इस प्रकार से राजस्थान मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में है उत्तर प्रदेश। पूर्व की बात करें तो पूर्व में है छत्तीसगढ़। दक्षिण की अगर बात करते हैं तो दक्षिण में है महाराष्ट्र। और पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में है गुजरात। अब हम इनके ज़िले देखते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के 13 ज़िले हैं वो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, 10 ज़िले राजस्थान को टच करते हैं, 2 ज़िले गुजरात को टच करते हैं, महाराष्ट्र को 9 ज़िले टच करते हैं और छत्तीसगढ़ को 6 ज़िले। इस प्रकार से हम इनको कंप्लीट करेंगे। देखना आप मैप की तरफ अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पर है मुरैना। तो मुरैना जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को टच करता है। फिर इधर आप देखोगे तो भिंड, यहाँ दतिया, फिर शिवपुरी, शिवपुरी के बाद अशोकनगर, फिर सागर, छतरपुर कुछ इस प्रकार से है, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। सीधी की सीमा इससे टच नहीं करती है, ध्यान रखना। सिंगरौली। हो गए 13 जिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो वर्तमान के 13 मध्य प्रदेश के 13 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं।
मैं अगर राजस्थान की बात कर रहा हूँ तो राजस्थान के कितने ज़िले हैं, सॉरी राजस्थान को टच करने वाले कितने ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, तो 10 ज़िले जो है वो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। पहला तो हो गया मुरैना फर्स्ट, क्योंकि दोनों की सीमा को टच कर रहा है। दूसरा जो है वो श्योपुर, तीसरा शिवपुरी, चौथा जो है वो है गुना, फिर पांचवा है राजगढ़, राजगढ़ के बाद आगरमालवा, आगरमालवा फिर है रतलाम, मंदसौर, नीमच, उसके बाद आ जाएगा झाबुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो झाबुआ ऐसा जिला है जो गुजरात और राजस्थान दोनों की सीमा को टच करता है। अब गुजरात के 2 जिले हैं मात्र गुजरात को टच करने वाले, पहला तो है झाबुआ और दूसरा है अलीराजपुर। तो अलीराजपुर जो है वो क्या है, तो गुजरात की सीमा को टच करने वाले मात्र 2 जिले हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र को जो 9 जिले टच कर रहे हैं, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी और बालाघाट। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जिले। तो ये 9 जिले कैसे हो गए जो महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़, बचा छत्तीसगढ़। तो 2 जिले तो छत्तीसगढ़ के ऐसे ही कंप्लीट हो गए। कौन कौन से, तो एक तो सिंगरौली हो गया और एक बालाघाट हो गया, क्योंकि बालाघाट भी क्या है, तो ये भी दोनों की सीमा को टच कर रहा है। और अगर हम सिंगरौली देखेंगे तो सिंगरौली भी दोनों की सीमा को टच कर रहा है। सिंगरौली के बाद आप देखोगे तो सीधी, शहडोल, अनूपपुर, टिंडोरी, हो गए 6 जिले। तो 6 जिले ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करते हैं। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश की स्थिति देखी कि मध्य प्रदेश को कितने जिले, या मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों को टच करती है, और इन 5 राज्यों को मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले जो है वो टच कर रहे हैं। सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश की जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ है, और उसके बाद सबसे कम सीमा जो है वो है गुजरात के साथ। मात्र गुजरात के साथ 2 जिले हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। दूसरी बात, अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि ऐसे कितने जिले हैं जो दूसरे राज्यों की सीमा को टच नहीं करते हैं। तो देखो, हम पहले वो जिले निकाल लें जिनको हम ये पूरा प्लस कर दें पहले तो। दूसरा, इसमें से हम वो जिले निकाल सकते हैं जो 2 राज्यों की सीमा को टच कर रहे हैं, उनको माइनस कर दें, और जो बचा कुचा रहेगा उसको हम 52 में से माइनस कर देंगे तो पता लग जाएगा। देखो कैसे, टोटल जिले कितने, 10 और 13 23, 23 और 2 25, 25 और 9 34, 34, 34 और 6 40। तो टोटल 40 जिले ऐसे हो गए। अगर देखा जाए, हम अगर डायरेक्ट देख रहे हैं तो, कि 40 जिले क्या होंगे दूसरे राज्यों की सीमा को टच कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, जैसे मुरैना को आपने डबल गिन लिया 1, शिवपुरी को डबल गिन लिया 2, झाबुआ को डबल गिना 3, अलीराजपुर को डबल गिना 4, सिंगरौली 5 और बालाघाट 6। 6 जिले ऐसे हैं जिनको आपने क्या करा है, डबल गिन लिया। इसीलिए हमें इन 6 जिलों को माइनस कर दो। ये बात समझ में आई या नहीं? देखो, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 जिले कैसे हैं, तो ये 6 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों की सीमा को टच करे, डबल गिन लिए। इसलिए इनको 6 को मैं माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 34। मतलब 34 जो जिले हैं वो क्या करते हैं, तो वो दूसरे राज्यों की सीमा को टच कर रहे हैं। तो अगर आप 52 जिलों में से 34 जिलों को माइनस कर दोगे तो कितना बचा, 18। तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 18 जिले ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों की सीमा को टच नहीं करते। दूसरे
राज्यों की सीमा को नहीं छूते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में? फिर देखो एक बार वापस से रिवीजन कर रहे हैं हम, इसको एक या दो बार करोगे आप अपने आप समझ में आ जाएगा अगर स्थिति आपको क्लियर है तो। सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश देखा। उत्तर प्रदेश में मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, फिर अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली, ये 13 जिले हमने टोटल देखे उत्तर प्रदेश के, सॉरी मध्य प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। इसी प्रकार हमने मध्य प्रदेश के 10 जिले फिर देखे राजस्थान को टच करने वाले। मुरैना दोनों में कॉमन था, मुरैना, श्योपुर, फिर शिवपुरी दोनों में कॉमन है, फिर गुना, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और फिर झाबुआ तक आ गया समझ। ये 10 जिले क्या है? तो 10 जिले जो है राजस्थान को टच करने वाले जिले गिनने थे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके आगे हमने गुजरात, तो गुजरात में 2 जिले से झाबुआ और अलीराजपुर जो गुजरात की सीमा को टच करते हैं, मात्र 2 जिले। फिर हमने देखा महाराष्ट्र में अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ये 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं, ये भी हमने देख लिया था। फिर छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में 2 तो कॉमन निकल कर आ गए थे, बालाघाट और सिंगरौली। फिर उसके बाद 4 जिले हमने देखे, तो सीधी, शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी। इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के 34 जिले ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों की सीमा को टच करते हैं। हम जब गिनते हैं तो 40, क्यों? क्योंकि हम 6 जिले को डबल गिन लेते हैं, इसलिए 40 जिले आते हैं यदि आप इन सबका टोटल करोगे तो। पर 6 जिले को हमने माइनस करा, क्यों? क्योंकि हमने डबल गिना इसलिए। तो 34 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों की सीमा को टच करते हैं। बचे कितने? 18 जिले ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों की सीमा को नहीं छूते हैं। मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश पूरी तरह से भू आवेष्टित राज्य है, मतलब पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश का कोई भी हिस्सा जो है वो सीधे या समुद्री सीमा को टच नहीं करता है। यह आपका सामान्य परिचय हमने कंप्लीट करा है। जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय समझ में आ चुका होगा।